नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं या आने के करीब हैं। बहुत संभव है कि कुछ घंटों के बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि तस्वीर तो ये स्पष्ट हो ही चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर के एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत की ओर तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही प्राप्त करने की स्थिति में बढ़ रही है। उसके सहयोगी दल भी अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। अभी ज़्यादातर जो रुझान है वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही परिणामों में वो तब्दील होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने समाजवादी पार्टी का आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी के साथ गठबंधन था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उनकी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले बार की तुलना में देखा जाए, 2017 के चुनाव की तुलना में, तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 125 के करीब सीटों पर वो जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2017 में उसके पास केवल 47 सीटें थी। दोस्तों, इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जो 2 दिन पहले एग्जिट पोल्स आए थे 7 मार्च को, चुनाव के 7वें चरण के खत्म होने के तुरंत बाद, उनमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है। लेकिन कुछ एक एग्जिट पोल्स ऐसे भी थे जिसमें भाजपा सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही थी, बल्कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही थी। और ग्राउंड पर भी जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे उनमें मैं भी था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार सरकार दोबारा बीजेपी की न बन पाए, या तो क्लोज फाइट होगी, या तो हंग असेंबली होगी, या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो गलत साबित हुई और भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा ही रही है। अब ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी सरकार से बाहर हो सकती है, लेकिन हुई नहीं, बल्कि वो एक बार फिर से वापस आ रही है और अच्छी मेजॉरिटी के साथ। हालांकि वो अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है, उससे काफ़ी कम सीटें उसकी रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी वो 250 के करीब या 250 के पार जाती हुई दिख रही है अपने सहयोगियों के साथ। तो एक बड़ी उपलब्धि है, और ये दशकों के बाद ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो फिर से वापस आ रही हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सब वहां पर बेहतर प्रदर्शन वो नहीं कर पाए। लगभग उसी तरीके का प्रदर्शन रहा जिस तरीके का 2017 में प्रदर्शन रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय में नाराज़गी है, किसान समुदाय में नाराज़गी है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आरएलडी के पक्ष में वोट डालेंगे, आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पहले और दूसरे चरण में जो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को हुआ है, वो लगभग इसी वजह से दिखाई पड़ रहा है कि जाटों का पूर्ण समर्थन नहीं हासिल था, क्योंकि दूसरी जो पिछड़ी जातियां और अन्य हिंदुओं में दूसरी जो जातियां हैं, उनका रुझान पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर था। उनका रुझान इस तरह से नहीं था कि वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टियां बीजेपी को ही देने वाली थी। पर जाटों का समूह और मुसलमानों का समूह, ये लोग ऐसा माना जा रहा था कि शायद एक होकर के ये वोट देंगे। हालांकि कुछ समीकरण बदले थे बाद में, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके प्रचार के बाद, और वैसे भी वहाँ भी जो जाट नेता, भाजपा के जाट नेता हैं, उनका भी अपना प्रभाव है। उससे कुछ जाट वोटों में सेंध लगने की गुंजाइश तो थी, उम्मीद पूरी थी, आशंका थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सेंध लग जाएगी कि वो ऐसा लग रहा है कि जाटों ने बड़ी संख्या में जो उनको देना था वोट समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को, वो वोट उन्होंने दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो दूसरा बड़ा फैक्टर समझ में आ रहा है वो है बहुजन समाज पार्टी का बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारना। जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर दिखाई पड़ रहा है वो है एएमआईएम, यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसने जो तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे।
हालांकि उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा और जो परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको मिले हैं अभी तक जो दिखाई पड़ रहे हैं वो लगभग 0.42 के आसपास उनके परसेंटेज है। लेकिन चूंकि वो 30-35 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन सीटों पर उन्होंने 2-2, 4-4 हजार वोट जो पाए हैं, जाहिर तौर पर वो समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के वोट्स हैं। दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की बात की और ऐसा लगा कि यह शायद ध्रुवीकरण होगा हिंदू मतों का, मुस्लिम मतों का, और हिंदू मत जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, मुस्लिम मत गठबंधन की ओर जाएंगे। इधर तो ध्रुवीकरण उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि जो होना था वो उम्मीद थी पहले से भी। तमाम जो लाभार्थी जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, मुफ्त राशन है, इन सब का अपना एक असर रहा ही, इसकी चर्चा शुरू से हो ही रही है। लेकिन इसी के काउंटर में एक जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने उसी दौरान 85 बनाम 15 की बात की। 85 बनाम 15 से उनका सीधा मतलब था कि 85 जो है वो पिछड़ी जातियां हैं और 15 जो है वो अगड़ी जातियां हैं, लड़ाई इसकी होगी। तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर पूर्वांचल में जो एक बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो दूसरे वर्ग समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जुड़ रहे थे, हालांकि वो पहले नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी ने की तो ऐसा माना जा रहा था कि जो बीजेपी से नाराज वोटर है वो हो सकता है उधर जुड़ जाए। लेकिन उनका वो जुड़ाव उस तरीके से नहीं हो पाया, इसी वजह से कि एक जो एग्रेसिव तरीके से उन्होंने बैकवर्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत की, लोगों को ऐसा लगा कि ये 90 की दशक वाली फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और वो अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो जिस बड़ी तादाद में जुड़ना चाहिए था जो फॉरवर्ड क्लास के वोटर्स का, वो उस तादाद में इन इलाकों में नहीं जुड़ पाए और उसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से, अच्छे खासे बहुमत से 250 के ऊपर सीटें लेकर के सरकार बनाने जा रही है और एक इतिहास रचने जा रही है।